Good morning, students. Today we have to revise the next topic of this chapter. In agriculture practice, the next practice is harvest. You know that when the crop is ripened, means जब फसल पक जाती है और मेच्योर हो जाती है, तो हमें हार्वेस्टिंग की नीड पड़ती है या फिर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मेच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब जो मेच्योर फूड क्रॉप है उसकी कटिंग और गैदरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। एंड हार्वेस्टिंग के लिए देयर आर डिफरेंट टूल्स विच आर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। जो ट्रेडिशनल टूल्स है हार्वेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं दैट इज सिकल, या फिर हिंदी में इसे हंसिया भी करते हैं, जो कि कुछ इस शेप में होते हैं, ऐसे यहाँ पे इस तरह से होंगे। तो इससे हम किसी भी क्रॉप की कटिंग करते हैं, जैसे आपका हो गया व्हीट क्रॉप हो गया, पैडी को कट करने के लिए, या फिर ट्रेडिशनली मैक्सिमम क्रॉप को कट करने के लिए सिकल का हम यूज करते हैं। अब आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब फसल की या फिर क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर लेंगे, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद अब हमें जो क्रॉप है उससे ग्रेन को रिमूव करना पड़ता है। तो ग्रेन को रिमूव करने के लिए जो मेथड हम अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। एंड थ्रेसिंग के लिए भी ट्रेडिशनल मेथड है। ओल्ड टाइम्स में थ्रेसिंग जो थी वो एनिमल से की जाती थी। मतलब जो आपका हार्वेस्टेड क्रॉप है या जो क्रॉप आपने कट कर लिया है, मेच्योर है, उसको ग्राउंड सरफेस पे स्प्रेड करके अब उसके बाद उस पर एनिमल्स जैसे ऑक्स हो गया और उस पर वो चलते थे और उनके फीट से मतलब थ्रेशिंग होती थी। बट नाउअडेज देयर आर डिफरेंट मशीन्स आर यूज्ड फॉर थ्रेसिंग। जैसे एक मशीन आती है थ्रेसर। तो थ्रेसर एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड होती है, और जब उसमें हम अपने मेच्योर्ड हार्वेस्टेड क्रॉप को जैसे ही मतलब डालते हैं, तो जो हस्क पार्ट या फिर हे पार्ट होते हैं या फिर अनवांटेड जो पार्ट है प्लांट्स के, वो एक साइड रिमूव हो जाते हैं और जो ग्रेन होती है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है या फिर एक्यूमुलेट हो जाती है। तो इस तरह से जो हार्वेस्टिंग हम करेंगे, हार्वेस्टिंग करने के बाद थ्रेसिंग करेंगे और थ्रेसिंग से जो हमें ग्रेन मिलेगी, ग्रेन, तो थ्रेसिंग के लिए अगर नाउअडेज बात की जाए मशीन की, तो इस समय एक मशीन है जो कि कंबाइन। तो कंबाइन को हार्वेस्टर भी कहा जाता है। जैसे जब लार्ज स्केल पे किसी भी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करनी होती है तो हम कंबाइन यूज करते हैं। तो इस मशीन में ये सिस्टम होते हैं कि ये तुरंत क्रॉप को कट करेगी, कट करने के बाद थ्रेसिंग भी कर लेगी, और थ्रेसिंग के बाद जो विनोइंग का प्रोसेस है उसे भी कर लेगी, और उसके बाद हमें फ्रेश ग्रेन मिलेगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि प्लांट्स, सपोज दैट ये व्हीट प्लांट्स है, तो प्लांट्स को सपोज दैट ये सरफेस है, ये इसकी रूट्स है, तो प्लांट्स को यहीं से कट करती है। अब जो
प्लांट का स्टेम इतना पार्ट बच गया, तो ये या तो फार्मर्स इसको बर्न कर देते हैं, मतलब जला देते हैं, और जलाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगता है। जैसे आप बार बार न्यूज़ में देखते हैं कि पराली जलाने से इन्वायरमेंट में जो पॉइजनस गैसेस हैं उनके कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये मेथड वहीं पे सक्सेसफुल है जहाँ पे पोल्यूशन लेस हो। अदरवाइज हमें हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग, और थ्रेसिंग के बाद फिर विनोइंग करके ग्रेन्स को ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब थ्रेसिंग में द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो अभी आपको बताया कि थ्रेसिंग में जो मेथड ओल्ड मेथड यूज करते थे, जैसे आग से या फिर एनिमल से करते थे, लेकिन जो थ्रेशर मशीन है तो उसमें क्या होगा कि जो ग्रेन्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। अब टूल्स में आपको हमने बताया था कि थ्रेशर यूज करेंगे, कंबाइन या फिर हार्वेस्टर यूज करेंगे। अब इसके बाद विनोइंग को अप्लाई करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द कॉफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। मतलब जो हमें थ्रेसिंग से ग्रेन्स ऑब्टेन होंगे, तो ग्रेन्स के साथ हे भी होंगे, मतलब कुछ अनवांटेड चीजें, और साथ साथ इसमें कॉफ भी होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि विनोइंग को अप्लाई करते हैं। और विनोइंग को अप्लाई करने के लिए जैसे आपने कोई फैन स्विच ऑन कर दिया और उसके बाद किसी ऊंचे प्लेस पे चले गए, अगर नेचुरल विंड नहीं है तो फिर फैन से हमें करना होगा, और किसी बकेट में या फिर इस तरह से टब में लेकर के, और फिर ऐसे जब करेंगे तो जो सीड्स हैं चूँकि वो हैवी वेटेड है तो एक जगह पे जाकर के एक्यूमुलेट होंगे, और जो काफ और ये है अनवांटेड चीज़ें हैं वो क्या होंगी, यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। तो इन दिस वे हम किसी भी क्रॉप से, क्रॉप प्लांट से ग्रेन्स को ऑब्टेन कर देते हैं। आफ्टर विनोइंग यू विल गेट ग्रेन्स और फूड ग्रेन्स। जब फूड ग्रेन्स हम ऑब्टेन कर लेंगे तो अब यहाँ पे हमें स्टोरेज की नीड होती है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन और स्टोरेज। अब जो हमें फूड ग्रेन्स विनोइंग के बाद ऑब्टेन हुई, उसका स्टोरेज कैसे करें। तो बिफोर स्टोरिंग or storage of any food grains, we need to take some precaution in storage। जैसे जो भी हमें ग्रेन्स ऑब्टेन होंगी उनकी ड्राइंग होनी चाहिए, मतलब उस फूड ग्रेन को कंप्लीटली हम सनलाइट में ड्राई करेंगे, जिससे कि जो मॉइस्चर कंटेंट हो वो वहाँ से समाप्त हो जाए। अब स्टोरेज के लिए जैसे घर पे हम किसी भी ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें कि हम ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करें तो इट इज़ बेटर फॉर अस। जैसे अगर आपको व्हीट ग्रेन्स स्टोर करना है तो व्हीट ग्रेन को स्टोर करने से पहले आपको ड्राई करना पड़ेगा, मतलब ड्राइंग इन सनलाइट। और इसके बाद इसमें किसी तरह के इंसेक्ट या फिर किसी तरह के अदर पैथोजन का इन्फेक्शन न हो, इसके लिए हम मार्गो लीफ,
मार्गो लीफ के साथ स्टोर कर सकते हैं, गार्लिक के साथ स्टोर कर सकते हैं, और देयर आर सम केमिकल्स विच आर आल्सो यूज्ड इन स्टोरिंग और स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन। लेकिन जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते, लेकिन जब लार्ज स्केल स्टोरेज करना हो तो जो गवर्नमेंट है या जो फूड ग्रेन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है आपके इंडिया में, दैट इज FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टोरेज के लिए गुनी बैग या ग्रेनरीज और सेकेंड सिलो। तो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब होगा तो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन जो है सिलो में होंगे। सिलो जो होंगे ये बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं मेटल्स के, जिसमें कि हम व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गई, उनमें हम स्टोर करते हैं। और जो लो स्केल स्टोरेज है इनको गुनी बैग्स में हम स्टोर करते हैं, जिसको कि हम ग्रेनरीज कहते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन। जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। Obtained from animals. You know that we obtain food from the animal such as milk, eggs, meat। ये 3 फूड आइटम्स हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। अब एनिमल से जो फूड ऑब्टेन्स हो रहे हैं, जैसे मिल्क हो गया, आपका एग्स हो गया और मीट हो गया। तो जैसे प्लांट के केस में हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज को अप्लाई किया कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेकर के स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन तक के मेथड को आपने देखा कि किसी भी बेस पे हमारा फूड आइटम खराब नहीं होना चाहिए। और एनिमल के केस में भी उसी तरह से है, जैसे जो मिल्क है या फिर एग्स है या फिर मीट है, इनको हम ये जो एनिमल्स इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, द एनिमल्स विच गिव मिल्क और एग्स एंड मिल्क एग एंड मीट, तो उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें या फिर उनकी ब्रीडिंग को कैसे हम मैनिपुलेट करके ज़्यादा प्रोडक्शन लें। तो जो ब्रांच होती है साइंस की विच डील विद द स्टडी ऑफ मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, एग यील्डिंग एनिमल्स, मीट यील्डिंग एनिमल्स, देयर shelter, food and breeding is called animal husbandry. Means in animal husbandry, the branch of agriculture which deal with feeding, shelter and breeding of domestic animal is called animal husbandry। मतलब ये जो एग्रीकल्चर की एक सेपरेट ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स के फीडिंग, डोमेस्टिक जो एनिमल्स है जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, गोफैलो हो गया, तो फीडिंग क्या है उनकी, शेल्टर मीन्स हैबिटेट कैसा होना चाहिए, ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री।
सो एनिमल हस्बेंड्री में हम उन डोमेस्टिक एनिमल की स्टडी करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं या जिनसे हम फूड ऑब्टेन करते हैं, सच एज मिल्क, एग्स एंड मीट। सो एनिमल हस्बेंड्री में जैसे फीडिंग, मतलब जिस डोमेस्टिक एनिमल से हमें मिल्क ऑब्टेन करना है, सपोज दैट काउ से हमें मिल्क ऑब्टेन करना है, तो उसका जो फीडिंग प्रोसेस या जो फाडर होना चाहिए वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए ताकि हमें अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिले। शेल्टर मतलब जब उसका हैबिटेट या रहने का स्थान अच्छा होगा, मतलब उसे कोई डिजीज नहीं होगी, तभी मिल्क का जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। और ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो भी बेटर होना चाहिए। सो इट इज आर अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री। सो हियर योर रिवीजन हैज़ बीन कंप्लीटेड। आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया और उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।